देने पड़ेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू स्टडी दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, फाइबर। देखो भाई, ऑप्टिकल फाइबर आपने एंडोस्कोपी करते हुए देखा होगा। एंडोस्कोपी कैसे होती है? आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल वाले को कहते हो कि पेट में हमारे कोई ना कोई रोग है, तो वो कहता है कि एंडोस्कोपी करवा लो, पता लग जाएगा। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक्चुअल में इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके पिक्चर लिए जाते हैं, और वहां पे अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको चेक किया जाता है। ठीक है ना भाई? तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली 3 कंपोनेंट इसमें होते हैं। एक होता है इसका सेंट्रल पार्ट, जैसा कि हमारी डिश वाली वायर होती है ना, उसको देख लेना। उसको देख के आप समझ जाओगे कि एक है हमारे पास सेंट्रल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, ये हमारा है कोर, सेंट्रल पार्ट का नाम होता है कोर। इसके ऊपर होता है क्लैडिंग, जो प्लास्टिक का बना होता है। आप अपनी डिश वाली वायर को ओपन करके देख लो, वो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी करेगा। ठीक है, ये आपके पास है क्लैडिंग, और इसके ऊपर लगा होता है एक प्रोटेक्टिव जैकेट। ठीक है, इसके ऊपर लगा होगा एक प्रोटेक्टिव जैकेट, इस तरह से। इस तरह से एक जैकेट लगा हुआ। ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट, कोर, क्लैडिंग, और ऊपर एक जैकेट लगा है। ये सेंट्रल पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर का, सेंट्रल पार्ट कहलाता है, जिसका नाम है कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से हमेशा ज्यादा होता है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की सीट लगी होती है, यह है क्लैडिंग। ठीक है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बफर कोटिंग भी बोलते हैं। ब्लैक कलर की हमारी केबल वायर आती है ना, उनके ऊपर कवर लगा होता है ब्लैक कलर का, बफर कोटिंग। मेरे पास वायर है नहीं तो मैं दिखा भी देता। डिश वाला जो वायर होता है, उस वायर को ओपन करके देख लेना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। यानी कि कोर ज्यादा डेंस है, ठीक है, डेंसर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये रेयरर की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रेयरर की तरह बिहेव करेगा। अब देखो, हम जो है वो टीआईआर फिनोमिना को हम पढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का बेसिकली क्या यूज होता है कि इसका यूज होता है सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में, वायर के थ्रू। ठीक है, इसका यूज होता है मेडिकल इंडस्ट्री में, एंडोस्कोपी में इसका बहुत अच्छे से यूज होता है। ठीक है, इंटरनेट वगैरह के लिए यही वायर्स होती हैं, जिनका नाम होता है फाइबर। ठीक है, इन फाइबर की हेल्प से ही हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन में इसका धड़ाल्ले से यूज होता है बच्चों, कम्युनिकेशन में। देखो, हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो कोर है, वो कोर बना होता है ग्लास, सिलिका या प्लास्टिक का। ये जो कोर है, ये बना होता है ग्लास का, या फिर इसकी जगह पे सिलिका भी यूज की जाती है कहीं पे, और कहीं कहीं पे प्लास्टिक का भी यूज किया जाता है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया कोर के लिए μ1। ओके गाइस, और जो क्लैडिंग होगा वो प्लास्टिक का ही बना होता है ज्यादातर। क्लैडिंग, कोर इज सराउंडेड बाय ए ग्लास और प्लास्टिक जैकेट, यानी कि कोर के ऊपर लगा होता है, कोर इज सराउंडेड बाय ग्लास और प्लास्टिक जैकेट। ग्लास और प्लास्टिक के जैकेट से ये कवर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से क्या होगा? कम होगा। इन टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो μ1 की वैल्यू रहती है 1.52 और μ1 की वैल्यू रहेगी 1.52, और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का μ2 दैट इज 1.48। तो आप देख सकते हैं कि μ1 किससे बड़ा है?
μ2 से बड़ा है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। अब हम कहते हैं ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड लाइट पाइप। ये बात भी आप लिख लो, चाहे ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर is called light pipe। अब क्या करते हैं बच्चों हम कि हम ना सेंट्रल पार्ट को उठाते हैं, ये यहां पे सिग्नल्स को या लाइट को ट्रांसमिट करने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। मैं कोर को लेके आ रहा हूं, ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर जो कवर लगा है दैट इज द क्लैडिंग। मैं ऐसे क्लैडिंग को शो कर रहा हूं, ये देखिए मेरे पास ये है, ऊपर जो लगा है वो क्लैडिंग है। यहां से हमने सिग्नल को भेजा, मान लीजिए हमें यहां से लेकर यहां तक ट्रांसमिट करना है किसी सिग्नल को, इस तरह से भेजा, किसी मीडियम में एंट्री मरवाई हमने, ऐसे गया वो, यहां जाके उसका इंसिडेंस हुआ। ये जो इंटरफेस है ये डेंसर की तरह बिहेव कर रहा है, ये मीडियम, और जो क्लैडिंग वाला है वो रेयरर की तरह बिहेव कर रहा है। Then it satisfies the one condition of किसकी, total internal reflection की। Now if here angle of incidence I becomes greater than critical angle, अगर critical angle से वो बड़ा हो गया तो ray will totally internally reflect। अब जहां पे आगे इंसिडेंस हुआ है, drop the normal to the surface, अब यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, यहां पे भी एंगल किससे बड़ा रहना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहना चाहिए, तभी रे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे अब यहां पे जहां पे इंसिडेंस हुआ है वहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। इस तरह से हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक, या आप कह सकते हैं लाइट को हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिनोमेना, दैट फिनोमेना इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो जो कम्युनिकेशन में इसका खूब धड़ल्ले से यूज होता है, जहां सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने हो, ऑप्टिकल फाइबर का खूब खुले से यूज होता है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिए बच्चों कि ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके यूजेस होते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, एंडोस्कोपी में, कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में इसका यूज होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो चाहे वो मैकेनिकल सिग्नल हो, सिग्नल को भेजने का काम करता है, ठीक है। और जैसे कि डिश हमारी जो लगी होती है उसमें भी तो करंट आता होता है ना, तो वो सिग्नल से होते हैं एक्चुअली। हमारे घरों में जो डिश आती है, जो वायर है उसमें करंट बनता है, ठीक है ना, आपने देखा भी होगा, तो वो भी सिग्नल है, वो भी टीआईआर फिनोमेना पे बेस होके ही काम करते हैं। हाँ, कई जगह पे ऐसा होता है कि टीआईआर फिनोमेना कंप्लीटली नहीं हो जाता, तो वहां पे सिग्नल का लॉस हो जाता है, तो हम डिश वाले को फोन करते हैं कि भैया सिग्नल लॉस हो रहा है, हमारा टीवी सही से नहीं चल रहा, इस महीने के हम पैसे नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो वो भागा भागा आता है और एक क्या लगा के चला जाता है, एम्पलीफायर लगा के चला जाता है। इतनी सी ब्लैक कलर की डब्बी होती है, वो डब्बी लगा के चला जाता है, वो एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। पहले आपके सिलेबस में था एम्पलीफायर, ठीक है, अब रिमूव किया जा चुका है, सिलेबस से हटाया जा चुका है, तो हम उस पर ज्यादा बातें नहीं करते, हम जनरल बात पढ़ लेते हैं कि एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है बच्चा लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। Now we will deal with the spherical refracting surface, ठीक है, spherical refracting surface के साथ डील करेंगे। और ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूं ना बच्चों, जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं ध्यान से सुन लो, इस पे बेस होके 7 टॉपिक्स बनेंगे, 7 टॉपिक बनेंगे। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया ना आपका, तो 7 टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले पे या तो न्यूमेरिकल आएगा, या फिर वो एज इट इज आपके यूज होगा, या उस पे बेस्ड कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूं बहुत ही सीरियस होके करें, काफी इजी है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है कि हाँ आप ये सोचो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, ना ना, बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। आपको बहुत इजीली समझ में आएगा ये, ठीक है, आप टेंशन ना ले उस बात की बिल्कुल भी। मैं आपको स्टेप जो करवा रहा हूं वो स्टेप्स आप ध्यान रख के चलिए, बस अगर वो स्टेप्स क्लियर हैं तो आपकी बात बनती जाएगी। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री मार लेती है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सरफेस
दो तरह के स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हमारे पास हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। एक मैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना रहा हूं, ये है कॉनकेव से, और ये पूरा मीडियम ये डेंसर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूं μ2, ठीक है। ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है आपके पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया है μ1 के बराबर, ठीक है। ये है x p y, p is the central point of xy spherical refracting surface, जिसका नाम है, हमने क्या लिखा है, पोल। p भी द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का नाम क्या होता है, पोल, ठीक है। अब ये जिस रेट से बैंड कर रहा है उसी रेट से आप अगर इसको बैंड करेंगे तो एक स्फीयर बनेगा, बन गया आपके सामने एक स्फीयर। उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब भी यही होता है भाई, रेट ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम, जिस रेट से बैंड कर रहा है उसी रेट से इसको बेंड कर दीजिए कंप्लीट, एक स्फीयर बनेगा, उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि PC इज इक्वल टू R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो लाइन पास करेगी दैट्स द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा, पहली शेप हमारी कॉनकेव है। अब कॉनकेव का क्या पता चलता है, कॉनकेव का मतलब होता है विच इज कॉनकेव टुवर्ड्स द रियर मीडियम, यानी कि कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मेरे पास है, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऐसा ऐसे लिखूंगा मैं हर जगह पे, मैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बड़े बड़े नाम नहीं लिखूंगा, मैं ऐसा ऐसे लिखूंगा सीधा सीधा, समझते जाना आप लोग, ठीक है। कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे हैं, which have concave shape towards rear medium, जिनकी कॉनकेव शेप होगी रेयर मीडियम की तरफ, उनका नाम होगा क्या, उनका नाम होगा कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर दी, एंड दिस xy को अगर मैं सीधा मिला दूं तो दिस इज एपर्चर, ठीक है ना। ये जो मैंने डॉटेड आपको दिखाया दिस इज एपर्चर, ठीक है, एपर्चर, ठीक है, एपर्चर। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स कैसी है, तो कॉन्वेक्स कुछ इस तरह की शेप है, दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक है ना, दिस इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हिच इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, डेंसर का ले रहा हूं μ2, ये है सेंट्रल पॉइंट P, ये है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका अंदर की तरफ लाई करेगा क्योंकि बेंडिंग इस सरफेस की कैसे है, अंदर की तरफ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ लाई करेगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो लाइन पास करेगी दैट्स द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज एपर्चर, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। अब देखो बच्चों, अब मुझे करना है काम कैसे, कि मैं रिफ्रैक्शन को स्टडी करूंगा, ठीक है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर मीडियम फॉर कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इन सभी के लिए मैं डील करने वाला हूं। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको करवा रहा हूं काफी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन हाँ मैंने कहा ना कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस होके 7 कॉन्सेप्ट्स बनने वाले हैं। अब 7 कॉन्सेप्ट्स कैसे बनने वाले हैं, कैसे हम उनके साथ काम करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आज एक आर्टिकल पूरा करना है, ठीक है। तो देखो भाई, ये है आपके पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है, आपको दिख गया होगा कॉनकेव का मतलब विच इज कॉनकेव टुवर्ड्स द रेयर मीडियम, कॉन्वेक्स का मतलब विच इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम। बाकी आपका कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, वो सारी की सारी चीजें वही हैं जो आपने लेंसेज उसमें मिरर में करी थी, स्फेरिकल मिरर में करी थी, जैसे आपने एक्सप्लेन किया था वैसी ही बातें हैं आपके सामने। अब मैं बात करता हूं
मैं बात करने वाला हूं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन। ये बातें एक आर्टिकल के लिए अप्लाई नहीं होंगी, साइन कन्वेंशंस। देखो भाई बच्चों, हमें साइन कन्वेंशन कैसे लेनी है, जैसे हमने वहां एक्सप्लेन किया था वैसा ही हमें काम करना है, मिरर में जैसा काम किया था। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल should be measured from pole। नंबर एक बात की पोल से मेजर करना है। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, वैल्यूज आपकी रहेंगी पॉजिटिव, अदरवाइज वैल्यूज आपको लेनी होंगी डिस्टेंसेस की नेगेटिव वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। उसके बाद है अजम्पशन, अजम्पशंस। यही अजम्पशन 7 आर्टिकल्स के लिए आपको, यही साइन कन्वेंशंस, यही अजम्पशंस आपको 7 आर्टिकल्स के लिए अप्लाई करने हैं। ठीक है, आश्रय, गुड मॉर्निंग आश्रय, बहुत बढ़िया बेटा। अबू या आपकी मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। देयर वाज सम कनेक्शन इश्यूज, ध्यान रखा करो बच्चे, ध्यान रखा करो बेटा। देखो इस अजम्पशन हमारे क्या है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी पॉइंट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी पॉइंट, ऑब्जेक्ट लेना है भाई आपको पॉइंट। जितने भी एंगल्स बने वो सारे के सारे स्मॉल एंगल्स होने चाहिए। इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा होगा कि साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई बन जाएगा और साइन आर इज नियरली इक्वल टू इसके आर के बन जाएगा। ठीक है, एंगल्स सारे के सारे स्मॉल होने चाहिए, एपरेचर भी स्मॉल होना चाहिए, एपरेचर मस्ट बी स्मॉल एपरेचर लेना है आपको। ठीक है, एंड लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एंड लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात भी ऐड कर लो कि ऑब्जेक्ट पॉइंट होना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी अजम्पशंस हैं, ये हमारे साइन कन्वेंशंस हैं। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब मेरा आर्टिकल स्टार्ट होता है। इन्हीं अजम्पशन के साथ मेरे को अब 7 आर्टिकल्स के लिए जीना है। ये बात आप समझ रहे हैं कि इन्हीं अजम्पशन और साइन कन्वेंशन के साथ मेरे को 7 आर्टिकल्स कवर करने हैं। देखो ये जो बातें मैंने लिखी हैं वो कोई साधारण बातें नहीं है, बड़ी ही असाधारण बातें हैं। ठीक है, मेरे को इस पे बेस होके 7 आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, मेरा आर्टिकल है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाना है मेरे को। रेयर से डेंसर मीडियम एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस SRS, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब आज मुझे एक अलग ही टॉपिक के साथ डील करना है। वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन को स्टडी करना मुझे। ठीक है, फ्रॉम रियल टू डेंसर मीडियम। कॉन्वेक्स के केस में 2 तरह की इमेजेस बनती हैं, रियल और वर्चुअल। ठीक है, रियल और वर्चुअल। ठीक है, अब मैं रियल इमेज के साथ डील करूंगा
वर्चुअल के साथ भी मेरे को डील करना पड़ेगा, कॉनकेव में वर्चुअल ही बनेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम रियल इमेज के साथ। रियल इमेज, रियल इमेज, इमेज देखो बच्चों कैसे हमें काम करना है। सबसे पहले देखो कि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो ये लो भाई, इस तरह का शेप बना लो। पहले ये पूरा मीडियम टिक 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 कर देता हूं रेड कलर से। ये पूरा मीडियम आपका डेंसर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। डेंसर मीडियम है जी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। बाहर है एयर, रेयरर की तरह बिहेव कर रहा है जी, रेयरर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक है। ये है आपका x py, ये प्रिंसिपल एक्सिस तक भी मैं रेड कलर से ही मार्क कर देता हूं, x py, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब हमारे अजम्पशन क्या थे? हमारे अजम्पशन थे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करना चाहिए। तो ये लीजिए जी, मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट पोल से बहुत ज्यादा दूर रखा है, तो मेरी इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी मेरे पास। एक बार कर दो नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं होती। एक बार करना है ऑब्लिक इंसिडेंस, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होना चाहिए, ठीक है जी। स्मॉल एंगल से हमने क्या किया, यहां इंसिडेंस करवाया स्मॉल एंगल से। जहां पे इंसिडेंस होता है, ड्रॉप द नॉर्मल टू दैट पॉइंट, नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए उस पॉइंट पे। जैसे ही आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, हमेशा, हमेशा के लिए ये बात याद रख लेना, हमेशा नॉर्मल कहां मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ, ए पॉइंट मान लिया हमने। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज इक्वल टू आई। अब रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर में जब हम मूव करते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, मतलब ये जानी चाहिए थी ऐसे, अब जाएगी कैसे? ऐसे जाएगी, बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ झुक के ऐसे गई और यहां मिली प्रिंसिपल एक्सिस को। जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को मिलती है वहां पे बनती है फाइनल इमेज। अब इसने, रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच इज इक्वल टू आर। वो किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी राम कहानी। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो ए पे। हमने क्या लिखा कि अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए, ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो देखो ओ से आ रही है रे, ओ से आ रही है, ओ ए किस मीडियम में लाई करता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ओ ए नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रही है? आई, तो लिख दो साइन आई। घुस जाओ दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और ए के बाद हो गई आई की ओर, ए आई ने एंगल कितना बनाया नॉर्मल के साथ? आर, तो μ2 इनटू sin r। अजम्पशन है हमारी एज एंगल्स आर स्मॉल, एज एंगल्स आर small, so sin I is nearly equal to I and sin R is nearly equal to R, so mu1 into I is equal to mu2 into R। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब स्टार्ट होती है महाभारत, ठीक है। अब स्टार्ट होगी महाभारत, जिसके डिफरेंट डिफरेंट किरदार आपके सामने आएंगे। हर जगह जो पैटर्न में लेके चल रहा हूं ना, 7 कॉन्सेप्ट में हर जगह ओबे करना है आपको। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल आपको लेना है प्रिंसिपल एक्सिस का अल्फा, इमेज का बीटा मानना है बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल गामा। अल्फा बीटा गामा हमने मान लिया। अल्फा एंगल बनाता है कौन? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जिस डायरेक्शन में उसका इंसिडेंस हुआ अल्फा, इमेज का बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का गामा मानना है आपको। नाउ ड्रॉप द नॉर्मल फ्रॉम ए ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रॉप द नॉर्मल
from A on principal axis, on principal axis, principal axis. Drop the normal from A on principal axis. नॉर्मल ड्रॉप कर दो भाई, ये लो जी नॉर्मल, और मुझे इस नॉर्मल से दिख रहा है कि m lies very close to P, दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखो आप एंगल कैसे निकालते हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं अल्फा को निकालूं तो फिर मेरा क्या होगा भाई, एंगल अल्फा निकालना चाहूं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, आर्क ले रहा हूं मैं एम डिवाइड बाय रेडियस कितना बनेगा एम ओ। इसी तरह से बीटा निकालना चाहूं तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क एम ही लेना है हर जगह, रेडियस कितना है बीटा के लिए एम आई, और इसी तरह से गामा, गामा के लिए कितना होगा बताओ, गामा ए एम अपॉन एम सी, ठीक है। अब देखो भाई इसका यूज कहां करें अल्फा बीटा गामा का, मैंने देखी ट्राइंगल्स और मैंने कहा कि यार मैंने एक कॉन्सेप्ट सुना है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। मैंने जो सुना है मैं वो लिखे बिना नहीं रुकूंगा, मैं लिख रहा हूं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स of a triangle is equal to exterior opposite angle, exterior opposite angle। देखो भाई बच्चों, sum of two interior angle of a triangle is equal to exterior opposite angle। sum of two interior angles of a triangle is equal to exterior opposite angle। मेरे को किससे डील करना, मेरे को तो आई और आर से डील करना है, मेरे को और किसी से कोई मतलब ही नहीं है बेटा। अब आई को ध्यान से देखो बच्चों, आई को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई यहां और यहां है इसके आर्क, अगर इस आर्क को पीछे बढ़ा दूं तो ये जाके मिलती है सी पे, और इसको पीछे बढ़ा दूं तो जाके मिलती है ओ पे। ये पॉइंट कौन सा है ए, तो लिख दो एन ट्राइंगल ओ ए सी। ओएसी ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ओएसी, ओएसी में अंदर के दो एंगल कौन से हैं, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। अल्फा और गामा का एक्सटीरियर अपोजिट एंगल कौन है, आई, यानी कि आई की वैल्यू आ गई यार हमारे पास, आ गई भाई। अब देखो आर को ध्यान से, आर एक यहां कट करता है, एक आर के आर यहां कट करती है, पीछे बढ़ाओ आई पे गया, इसको पीछे बढ़ाओ सी पे गया, दोनों को पीछे बढ़ाओ ए पे गया, यानी कि ट्राइंगल बनी एआईसी, एन ट्राइंगल एआईसी। एआईसी ट्राइंगल में देखो इंटीरियर एंगल कौन है, आर प्लस बीटा, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल कौन है, आर बीटा, एक्सटीरियर अपोजिट है गामा। तो यानी कि मेरे पास आर की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा। अब आई की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, तो आई और आर की दोनों वैल्यू को डब्बे में बंद करो, इन दोनों को पुट कर दो वन में, पुट इन वन, वन में पुट कर दो, पुट इन वन, ठीक है ना, वन में पुट करो। पुट करते ही म्यू1 इंटू आई की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी आई है, गामा माइनस बीटा, ठीक है। दिस इज फ्रॉम वन, ये वन से हमने निकाला है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, ठीक है ना, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, ठीक है भाई। यहां तक बात सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। अच्छा अब देखो म्यू1 इंटू अल्फा की वैल्यू तो हम पहले से निकाल के बैठे हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, am अपॉन mo, ये रही अल्फा की वैल्यू, प्लस गामा की वैल्यू am अपॉन mc इज इक्वल टू म्यू2, गामा की वैल्यू कितनी है am अपॉन mc, और बीटा की वैल्यू am अपॉन mi। अब देखो am सभी में कॉमन है, am कट जाएगा, ये देखो, ठीक है। नाउ m lies close to p, m lies close to p, close to p,
पोल के बिल्कुल नजदीक लाई करता है, आप फिगर में देख सकते हो, ये देखो इतना ही गैप है दोनों के बीच में, बहुत ही कम गैप है। तो m p के नजदीक लाई करता है, तो mo is nearly equal to po and mc is nearly equal to pc and mi is nearly equal to pi। अब देखो भाई, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, उल्टा चल रहे हो आप तो माइनस यू होगा, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पीओ माइनस यू, पीसी उसकी डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्लस आर, और पीआई इमेज भी उसी की डायरेक्शन में है तो वी। तो ये एमओ एमसी एमआई की वैल्यू इसमें रख दो। वैल्यू रखने के बाद आपके सामने रिजल्ट कैसे बनेगा कि μ1 इनटू 1 अपॉन पीओ माइनस यू पीसी आर 1 अपॉन आर दैट इज इक्वल टू μ2 इनटू 1 अपॉन पीसी, पीसी की वैल्यू है आर माइनस 1 अपॉन क्या एमआई, एमआई की वैल्यू है वी। ठीक है, ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया बच्चों। इसी इक्वेशन के सहारे आपको रिजल्ट बनाना है। आर आर को इकट्ठा कर लो, यूवी को एक जगह ले जाओ, ठीक है ना, आर आर को इकट्ठा कर लो और यूवी को एक जगह ले जाओ। तो आर आर को इकट्ठा करेंगे, यूवी को एक जगह लेके जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी देखते हैं। चलो ये वाली जगह खाली कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, हमारे पास आर आर को इकट्ठा करना है, यू वी को इकट्ठा करना है, ठीक है। तो μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन आर दैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन आर, μ2 अपॉन आर और माइनस μ2 अपॉन v। μ2 को मैं अंदर ले गया, इधर μ1 को अंदर ले गया। अब आर आर को इकट्ठा करना है, तो μ1 अपॉन माइनस यू, इसको इधर ले आओ, प्लस μ2 अपॉन v दैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन r माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, तो यहां पे μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v दैट इज इक्वल टू μ2 minus μ1 upon r। This is the final result that we want to get from reflection from rare to denser medium for convex spherical refracting surface, and this was the real image। रियल इमेज हमने फॉर्मेशन करी तो हमने ये रिजल्ट निकाला। अब बच्चों ये मैंने एक रिजल्ट आपको कराया है, इस तरह के 7 रिजल्ट्स के साथ आपको डील करना है, ठीक है ना। मैं कल आपको लेंस मेकर फॉर्मूला कराऊंगा। तो ये मैंने रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम कॉन्वेक्स के लिए कराया है, कॉनकेव के लिए आप करोगे खुद। इसका रियल जो था, रियल इमेज के लिए मैंने काम किया, आप वर्चुअल के लिए आप काम करोगे। ये रेयर टू डेंसर है, डेंसर टू रेयर भी आप काम करोगे, और कल आप मेरे को बताओगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका है। तो सभी बच्चे दिल से पढ़ेंगे, और दिल से अगर पढ़ोगे तो आपके लिए कोई भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा। तो आज जितने भी बच्चे हैं हमारे, मैंने नाम नोट कर रखे हैं, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लगातार उनके कमेंट्स भी आए हैं, तो मैं मैच करूंगा, और मैं कल उन बच्चों के नाम जरूर बताऊंगा जो हमारी क्लासेस में प्रॉक्सी अटेंडेंस के लिए आते हैं। ठीक है बच्चों, मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि बच्चों अपने लिए काम करो, अपने लिए काम करो। क्यों नहीं करते आप अपने लिए काम? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एग्जाम का टाइम बहुत ही कम रहता है और आपसे सीबीएसई एग्जाम लेने वाला है, फिर भी आप सीरियस नहीं हो। बहुत दुख होता है जब मेरे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे हैं जो वर्क नहीं करते, जिनकी परफॉर्मेंस 0 आ रही है। बच्चों मैं आपको कहता हूँ कि आप मत पढ़ो, लेकिन आप क्लास एटलीस्ट आपको सिलेबस का तो पता हो ना, ठीक है ना। तो इसके लिए काम करो। थैंक यू बच्चों। आज की क्लास हमारी कैसी रही प्लीज़ बता दो आप लोग, ठीक है। आज की हमारी क्लास कैसी रही? अगर आप लोगों ने दिल से पढ़ा है तो जरूर बताओ, ठीक है, कैसी रही आपकी क्लास। थैंक्स से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा जब आप मेरे से भी ज़्यादा काम करोगे तब, ठीक है। हाँ जी, सभी बच्चे यहाँ पे जो थैंक यू लिख रहे हैं ना भाई, थैंक यू से काम नहीं चलने वाला, रिजल्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। तो आप रिजल्ट के लिए काम करिए। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जैसे कि मंजू, हरसिमरन, जैस्मीन, प्रशांत, मनजोत कौर,
अंकिता राणा, आकृति चौधरी, जसलीन कौर, पायल जारियाल, साहिल प्रीत सिंह, गुरलीन सैनी, जानवी सहोता, सभी बच्चों मेरी ये बात है, हाँ जी ये बात है बच्चों कि आपसे मुझे रिजल्ट चाहिए और आपका ही रिजल्ट बनेगा उसमें, ठीक है। तो अपने रिजल्ट के लिए काम करना है बच्चों आप सभी को, ठीक है। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, इन्हीं बात के साथ मैं क्लास कर रहा हूँ आज की समाप्ति यहीं पे, और मिलते हैं कल एक नए आर्टिकल के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आपको आज घर जाके इस पे बेस्ड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको कवर करके लाना है, और कल की क्लास जब मैं कमेंट सेक्शन में जाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि कितने बच्चों ने ऐसा काम किया। मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट की कॉपी मारनी है आपको हर जगह पे, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चों कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ के आए हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।